बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 23 है और आपका टॉपिक चल रहा था ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस का ये पार्ट 2 है। इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है और इसमें हम इसको कवर करेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस के दो फेजेस होते हैं। जो पहला फेज़ होता है वो प्रिपरेटरी फेज़ होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने फेजेस होते हैं बच्चों? दो फेजेस होते हैं। पहला फेज प्रीपेरेटरी फेज होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी एक्सपेंडेड होती है, एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा फेज होता है वो ऑक्सीडेटिव फेज होता है। ऑक्सीडेटिव फेज का दूसरा नाम है पे ऑफ फेज। ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। आपको पता है सबसे पहले हमने ग्लूकोज लेना होता है। ग्लूकोज लेना होता है। ग्लूकोज लेके, ये मैं आपको पहला प्रिपरेटरी फेज बता रहा हूँ जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होती है। ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होती है। कौन करता है फास्फोरिलेशन? एटीपी करता है। और एटीपी जब ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन कर दे तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में। और ग्लूकोज फास्फोरिलेशन के बाद किस में तब्दील हो जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है, ये पहला स्टेप है। ये दूसरा स्टेप है। ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की दोबारा फास्फोरिलेशन होती है। एक दूसरी फास्फोरिलेशन होती है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की। वो भी कौन करता है? एटीपी करता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोरिलेशन हो जाए तो बनता है प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ठीक। उसके बाद आगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो है उसकी एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होती है। उसको एक एंजाइम तोड़ देता है। चौथा और पांचवा स्टेप हम पढ़ने लगे हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को एक एंजाइम स्प्लिट करता है, तोड़ देता है। कितने टुकड़ों में? 2 फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। हर फ्रेगमेंट में कितनी कितनी कार्बन होती हैं? 3 कार्बन होती हैं। एक डीएपी होता है और दूसरा G3P होता है। G3P को आप 3PGAL भी कह सकते हो। ठीक हो गया। इसको कहते हैं डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसको कहते हैं। और इन दोनों में 3 कार्बन होती हैं। अब ये जो दोनों हैं ये एक रेडली इंटरकन्वर्टेड है, एक दूसरे के आइसोमर हैं और दे आर रेडली इंटरकन्वर्टेड इनटू वन एंड अदर। तेज़ी से एक दूसरे में ये क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है? आपने कहा था डीएपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएपी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा G3P में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि इंटर कन्वर्टेड होते हैं तो डीएपी G3P में कन्वर्ट हो गया या डीएपी किस में कन्वर्ट हो गया? 3PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आपका कौन सा फेज था? प्रीपेरेटरी फेज था। आगे चलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ जो कि पे ऑफ फेज होगा। ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, उस फेज को देखना है आपने। अब आप ये देख लें, G3P तो बना हुआ था ऑलरेडी जिसको आपने 3PGAL का नाम भी दिया था। एक तो वो खुद है, एक डीएपी है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डीएपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये भी G3P में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी 3PGL में कन्वर्ट हो चुका है। सो अब 3PGAL आपके पास कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं, क्योंकि एक तो वो पहले खुद था, अब डीएपी भी उसमें कन्वर्ट हो चुका है। सो अब ये कितने हो चुके हैं? ये 2 हो चुके हैं। जब ये 2 हो जाते हैं तो अब यहाँ पे जो स्टेप होगा ये देखिए यहाँ से, द नेक्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस इज क्रूशल टू दिस प्रोसेस। अब जो अगला स्टेप आने वाला है वो ग्लाइकोलाइसिस का क्रूशल स्टेप है।
द नेक्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस इज क्रूशल। क्रूशल का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप है अब जो आने वाला है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है उससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं या 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव किए जाते हैं और किसको दे दिए जाते हैं? एंड दे आर ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल ऑफ NAD, और NAD को वो इलेक्ट्रॉन या वो हाइड्रोजन एटम दे दिए जाते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली ये जो रिएक्शन हो रहा है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें PgAl 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम निकल रहे हैं, एंड NAD बीइंग रिड्यूस, और NAD के अंदर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, लिहाजा NAD क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और 3PgAl क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। During this reaction, a second phosphate group is donated to the molecule from inorganic phosphate present in the cell। अब ये देखें इक्वेशन से, आपने कहा ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 3PgAl से 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन एटम या 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाते हैं? NAD को दे दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप में आपने यहाँ तक देखा था कि फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टूट चुका है। किस में टूटा? डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में वो टूट गया। फिर मैंने कहा कि ये जो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट है ये भी किस में कन्वर्ट हो गया है? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। सो एक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड खुद था, अब एक DAP भी उसी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं। दोनों मॉलिक्यूल की क्या होती है? दोनों मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी। सो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 हाइड्रोजन एटम या 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? NAD को देगा, और NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर G3P के अंदर या 3PgAl के अंदर एक और इनऑर्गेनिक फास्फेट भी आपने ऐड करना है। ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा 2 मॉलिक्यूल बने हुए हैं, एक वो खुद था, दूसरा ये भी उसमें कन्वर्ट हुआ था। तो दूसरा जो 3PgAl का मॉलिक्यूल है उसके साथ भी सेम टू सेम आपने यही चीज़ करानी है। सो 3PgAl के मॉलिक्यूल से आपने हाइड्रोजन एटम निकालने हैं या हाइड्रोजन आयन निकालने हैं। किसको देने हैं? NAD को देने हैं, और NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम लेने के बाद या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस 3PgAl को भी आपने इनऑर्गेनिक फास्फेट देना है, फास्फोरिलेशन करानी है। अब इसके नतीजे में क्या बनेगा? एक अगला मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एनर्जी देता है, एक फास्फेट देता है। किसको देता है? ADP को देता है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ADP को एक फास्फेट देता है, जिसके नतीजे में क्या बन जाता है? ATP बन जाता है। और ये वाला भी ऐसे ही करेगा, ADP को एक फास्फेट दे देगा। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक फास्फेट किसको देगा? ADP को देगा, जिसके नतीजे में ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। तो अब एनर्जी बनना शुरू हो चुकी है, अब एनर्जी बनना शुरू हो चुकी है। एक ATP इस साइड पे बना, इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से ATP बना, और दूसरा ATP इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से बना। ठीक हो गया। अब जो अगला कंपाउंड होगा उसका नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक हो गया। जब एक फास्फेट चला गया तो बाकी रह गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट अपने आइसोमर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में तब्दील हो जाएगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट होगा, उससे पानी निकलेगा। उससे क्या निकलेगा बच्चों? पानी रिलीज होगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा। और जब वहाँ से वाटर रिलीज होता है तो एक अगला कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है फॉस्फोइनोल पैरोवेट। फॉस्फोइनोल पैरोवेट अगला कंपाउंड होता है। अब एंड पे फॉस्फोइनोल पैरोवेट एक और फास्फेट किसको दे देगा?
ADP को दे देगा। किसको दे देगा? ADP को देगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा? ATP बन जाएगा। तो फास्फोइनोल पैरोवेट एक फास्फेट किसको देगा? ADP को देगा, जिससे क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। सो यहाँ पे भी ATP बनता है। एक ATP यहाँ बना था 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट, जब 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता तब भी ATP बना था। अब दोबारा जब फास्फोइनोल पैरोवेट में कन्वर्ट होता है, पैरोवेट में कन्वर्ट होता है, तो एंड पे आके एक और ATP भी बनता है, एक और ATP भी बनता है। तो ये आपने देखा और आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस का अमल मुकम्मल हो चुका है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पैरोवेट और पैरोविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का अमल 2 मराहल में मुकम्मल हुआ। एक जो मरहला था प्रिपरेटरी फेज था, ये वाला पहले वाला प्रिपरेटरी फेज था, और जो दूसरा मरहला था वो कौन सा था? ऑक्सीडेटिव फेज था। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या निकली? एनर्जी रिलीज हुई है। पे ऑफ फेज में एनर्जी रिलीज हुई है, जबकि जो प्रिपरेटरी फेज था वहाँ पे एनर्जी क्या हुई थी? यूज्ड हुई थी। सो ये मैंने आपको स्केच दिखा दिए। अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। ये भी डायग्राम है क्लियर, इसको भी देख लें आप। ये तो आपने कल पढ़ लिया था, प्रिपरेटरी फेज कल आपने पढ़ा था। मैं यहाँ से आपको पढ़ा देता हूँ कि डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में। तो अब आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट या 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कितने हो गए? अब 2 हो गए, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अभी आपके पास कितने हैं? 2। यहाँ से ही रिएक्शन को आपने करना है, एक को आपने इधर ले आना है और एक को आपने इधर ले आना है। इस एक 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की भी आपने ऑक्सीडेशन करानी है, दूसरे की भी आपने ऑक्सीडेशन करनी है, और ऑक्सीडेशन करेगा कौन? NAD करेगा। सो 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से या 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट से 2 हाइड्रोजन एटम या 2 इलेक्ट्रॉन किसको चले जाएंगे? NAD को चले जाएंगे, और NAD रिड्यूस होकर क्या कर देगा? NADH और हाइड्रोजन आयन बना देगा। एक तो ये काम करना है कि 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की आपने NAD से ऑक्सीडेशन करानी है, और NAD की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। दूसरा आपने फास्फोरिलेशन भी करानी है, यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट भी ऐड करना है। इस G3P के साथ भी आपने इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड करना है, और इस G3P के साथ भी आपने इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड करना है। तो जिसके नतीजे में क्या बनेगा? 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट बनेगा, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट बनेगा। दोनों साइडें सेम चल रही हैं, इधर भी G3P है और इधर भी G3P है। इस G3P की भी ऑक्सीडेशन हुई है, और इस G3P में भी क्या बना है? क्या ऐड हुआ है? इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ है। इस G3 की भी ऑक्सीडेशन हुई है, और इस G3P के अंदर भी इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुआ है। आप कहेंगे सर G3P कैसे? मैंने कहा बच्चों, ये जो DAP है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? G3P में। तो G3P एक पहले खुद था, अब एक DAP ने भी G3P बना दी, तो टोटल G3P कितने हो गए? 2। एक इधर G3P और एक इधर G3P। सो दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट। इस पॉइंट को क्लियर कर लें कि द नेक्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस इज क्रूशियल टू दिस प्रोसेस। अगला मरहला जो ग्लाइकोलाइसिस का वो बड़ा अहम है। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन एटम आर रिमूव फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड and transfer to molecule of NAD. This is of course an oxidation reduction reaction with the phosphoglyceraldehyde being oxidized and NAD being reduced. During this reaction, a second phosphate group is donated to the molecule from inorganic phosphate present in the cell. The resulting molecule is called 1,3-bis phosphoglycerate. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कर लें आप लोग कि अगला जो स्टेप होने वाला है, ये वाला स्टेप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस में। जो 3PGAL होगा या जो G3P होगा, उसकी आपने क्या करनी है? उससे आपने 2 हाइड्रोजन एटम या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और निकाल के किसको दे देने? NAD को दे देने। और एक्चुअली ये जो रिएक्शन होगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन एटम लेने के बाद NAD किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में कन्वर्ट हो जाता है। NAD क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और 3PGAL अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम रिमूव करने के बाद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक इनऑर्गेनिक फास्फेट भी G3P के साथ ऐड हो जाता है। दोनों साइडों पे सेम चीज़ें हैं, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट भी ऐड हो जाता है। तो जिसके नतीजे में G3P फास्फेट के ऐड होने के नतीजे में और ऑक्सीडेशन के नतीजे में G3P किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई थी, जब G3P की या 3PGAL की ऑक्सीडेशन हुई थी, तो ये एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस था।
एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस था। दस हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड इज क्रिएटेड इन दिस मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक हाई एनर्जी फास्फेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, फास्फेट एक हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के अंदर बन जाएगा। एट द वेरी नेक्स्ट स्टेप, अगले ही स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, दिस फास्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल ऑफ ADP। अगले स्टेप में जो फास्फेट ऊपर बना था वो फास्फेट का ग्रुप किसके पास चला जाता है, ADP के पास चला जाता है, और ADP कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ATP के अंदर। एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3PG। सो उसने यही कहा कि जब ये रिएक्शन हुआ, ये एक एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन था जिसके नतीजे में एक हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड बन गया, तो अगले ही रिएक्शन में वो जो फास्फेट बॉन्ड है वो किसको दे दिया जाता है, वो ADP को दे दिया जाता है, जिसके नतीजे में ATP बन जाता है। और 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगले रिएक्शन में 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट एक फास्फेट किसको दे देता है, ADP को दे देता है, जिसके नतीजे में ATP में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि एक फास्फेट निकल जाता है तो एक फास्फेट रह गया है और तीसरी पोजीशन पे है, लिहाजा 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट से नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। छठा पॉइंट भी क्लियर है, सातवां पॉइंट भी क्लियर है। हम इधर से भी साथ साथ देख लेते हैं 6th पॉइंट और 7th पॉइंट। ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस 2 NADH मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट ईच विद 1 हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। के एक तो G3P की ऑक्सीडेशन हुई है, उसके बाद फिर दूसरी क्या हुई है, फास्फोरिलेशन हुई है, जिसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के, और 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एक हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड मौजूद होता है। 6th पॉइंट आपने यहाँ पे क्लियर किया कि G3P की या 3PGL की एक तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, इसके 2 हाइड्रोजन एटम या 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक तो ऑक्सीडेशन हुई है इसकी, और एक फास्फोरिलेशन हुई है, फास्फोरिलेशन भी हुई है और ऑक्सीडेशन भी हुई है, जिसके नतीजे में G3P या 3PGL किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एक हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड मौजूद होता है। 7वां पॉइंट देखते हैं, रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट बाय 2 ADP मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल एंड लीव 2 3PG मॉलिक्यूल। 7वें पॉइंट पे क्या होता है, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट अपना एक फास्फेट का ग्रुप रिलीज करता है, उस फास्फेट ग्रुप को कौन पकड़ता है, ADP कैच करता है और कन्वर्ट हो जाता है ATP में। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट अपना एक फास्फेट ग्रुप रिलीज करता है, उसको रिसीव कौन करेगा, ADP, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। और 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। आगे चलें, इन द नेक्स्ट स्टेप 3PG 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। सो आपने क्या कहा, आपने कहा इन द नेक्स्ट स्टेप 3PG 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये देख लें इधर ही 8वें पॉइंट पे क्या हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3PG किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2PG में। 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, 3PG 2PG में, 3PG 2PG में। कैसे, आइसोमर एंजाइम के जरिए, आइसोमेरेसिस के जरिए वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट अपने आइसोमर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो 8वां पॉइंट इधर से देखें, तो बच्चों आप यहाँ पे जो 8वां पॉइंट है वो 8वां पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 8वां लिखा तो हुआ है लेकिन उसके बारे में नहीं लिखा हुआ, आप लिख दो रीअरेंजमेंट। 8वें पे क्या लिख देना है आपने, रीअरेंजमेंट का लिख देना है बस। बाकी फिर 9वां पॉइंट हम चलते हैं। 9th पॉइंट पे देख लें, 8वें में रीअरेंजमेंट हुई है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है। 9th पॉइंट, अब देखो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से 2PG से कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन जाता है, फास्फोइनोल पैरोवेट, PEP, फास्फोइनोल पैरोवेट, फास्फोइनोल पैरोवेट ये बना है, ये बना है। ठीक हो गया, तो ये आपने देखा कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट ने वाटर रिलीज किया, वाटर को रिमूव किया गया और वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो चुका है फास्फोइनोल पैरोवेट में। इसको यहाँ से देखें हम कि फ्रॉम 2PG
From 2-phosphoglycerate, a molecule of water is removed and the product is phosphoenol pyruvate. 2Pg से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसके नतीजे में वो फास्फोइनोल पैरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है. Phosphoenol pyruvate then give up its high energy phosphate to convert a second molecule of ADP to ATP. जो अगला पॉइंट होगा उसमें फास्फोइनोल पैरोवेट क्या करेगा, वो हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड उसके पास होता है. फास्फोइनोल पैरोवेट के पास एक हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड होता है. वो फास्फोइनोल पैरोवेट उस हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड को किसको दे देगा, एटीपी को देगा. और एटीपी फास्फेट लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. द प्रोडक्ट इज द पायरोवेट और द pyruvic acid and the formula of the pyruvic acid is C3H4O3. देखें इधर कि फास्फोइनोल जो पैरोवेट है उसके पास एक और फास्फेट बॉन्ड मौजूद है, हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड मौजूद है. वो किसके पास चला जाता है, एडीपी के पास चला जाता है और एडीपी फास्फेट लेने के बाद एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है. सेम वहाँ पे जिसके नतीजे में फास्फोइनोल पैरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरोवेट में या पैरोविक एसिड में C3H4O3 में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये 8वां 9वां और 10वां पॉइंट. अब इधर से भी देख लें कि रिमूवल ऑफ वाटर यील्ड्स टू फास्फोइनोल पैरोवेट मॉलिक्यूल, कि जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो दो मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पैरोवेट के बनते हैं, ईच विद ए हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड. और हर फास्फोइनोल पैरोवेट के पास एक हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड मौजूद होता है. 10वें पॉइंट पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट बाय 2 ADP molecule produces 2 ATP molecule and 2 pyruvate molecule. के ADP आएगा और वो फास्फोइनोल पैरोवेट से हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP के मॉलिक्यूल में. और जो बकिया प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2 पैरोवेट के या 2 पैरोविक एसिड के मॉलिक्यूल. अब जो पैरोवेट है C3H4O3 है, इट इज इक्विवेलेंट टू हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये किसका इक्विवेलेंट है, हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट है. दैट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू दैट एक्सटेंट ऑफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एज हाइड्रोजन एटम. तो ये जो कौन सा है, पैरोविक एसिड है, ये तकरीबन किसका इक्विवेलेंट है, ये ग्लूकोज का इक्विवेलेंट है, ग्लूकोज के बराबर है. दैट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एज हाइड्रोजन एटम. ठीक हो गया. और क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम इसने लूज कर दिए थे ना, 2 हाइड्रोजन एटम इसने क्या कर दिए थे, लूज किए थे. बाकी तकरीबन ये किसका इक्विवेलेंट है, C6H12O6 का इक्विवेलेंट है. लेकिन ये इतना ऑक्सीडाइज हो चुका है कि इसने अपने 2 हाइड्रोजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, लिहाजा 2 हाइड्रोजन एटम इसमें कम होंगे. तो ये आपका लेक्चर था, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ग्लाइकोलाइसिस का. अल्लाह हाफिज़.